जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा है और ये सत्र खत्म होते होते झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। 2 सीटें जो खाली हो रही हैं, एक तो पहले से खाली हो चुकी है। गुरुजी यानी शिबू सोरेन के निधन के बाद से वो सीट खाली है और दीपक प्रकाश जो बीजेपी के सांसद हैं राज्यसभा के, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो जून में इन 2 सीटों को भरना है और उसके लिए चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी अप्रैल के महीने में। नंबर के हिसाब से देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस का जो महागठबंधन है उसके पास 56 सीटें हैं। एग्जैक्ट 56 सीटें चाहिए 2 उम्मीदवारों को जिताने के लिए। लेकिन क्या ये इतना आसान हो पाएगा? क्या जेएमएम और कांग्रेस में कोई सहमति बन पाएगी? इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्याम किशोर चौबे जी। पहले भी आते रहे हैं और हमारे चैनल पर बहुत अपनी बातों को रखते रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और राज्यसभा के चुनाव के साथ जो और भी बहुत सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, जैसे बजट सत्र में जिस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण में केंद्र सरकार को बड़ा भाई बताया गया है, उसके क्या मायने हैं? क्या वो एक डिप्लोमेटिक कदम है? क्या एक केंद्र राज्य संबंधों का जो फेडरल स्ट्रक्चर की जो भाषा होती है वो है, या इसके पीछे कुछ और निहितार्थ है? लेकिन शुरुआत राज्यसभा के चुनाव से करते हैं। पहले तो आप बताइए कि जो सीटें चाहिए एक उम्मीदवार को जिताने के लिए वो कितनी चाहिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है, कहीं 27 कहीं 28। एग्जैक्ट नंबर जहां तक मुझे लगता है 28 है। आप क्या क्या इस बारे में बोलते हैं? देखिए, जो उसका कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के अनुसार जो झारखंड में विधानसभा की सीटें हैं, 81 सीटें हैं, उन 81 सीटों पे 28 पड़ता है। अब उसमें अगर कोई एक भी एब्सटेन कर गया या बीमार हो गया या नहीं आ सका, तो जैसे जैसे वो घटते जाएंगे वैसे वैसे ही 28 की संख्या फिर घटती चली जाती है। सवाल है कि कितने वोट पड़ते हैं। अगर 81 के 81 वोट पड़ते हैं, और राज्यसभा चुनाव में स्पीकर भी वोट देते हैं, इस चीज को लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि वो एक विधायक भी है और संजोग से ये सारी कार्यवाही विधानसभा के अंदर ही होती है, उसके प्रेमिसेस में ही होती है। तो स्पीकर भी वोट देते हैं, तो 81 में 28 सीटें बनती हैं, एक सीट एक उम्मीदवार के जीतने के लिए। और जो आपने सही कहा कि इंडिया ब्लॉक के पास 56 सीटें हैं और 2 सीटें जिता लेने के लिए पर्याप्त। अब सवाल उठता है कि जो शेष बचती है 25 सीटें विपक्ष के पास, उसमें 21 खुद भाजपा की हैं, एक जेडीयू की है, एक एलजेपी की है और एक जयराम महतो। हाँ, तो जयराम महतो किधर जाते हैं वो बीच की चीज है। हो सकता है एब्सटेन करें, हो सकता है कहीं वोट डालें। अगर इधर डाल दिया उन्होंने तो इनका तो सरप्लस हो जाएगा। अगर वो इंडिया ब्लॉक के साथ गए तो इनका सरप्लस हो जाएगा। उधर भी गए तो 3 सीटें बचेंगी। तो अब उसके बाद एक रणनीति काम कर सकती है, अगर भाजपा कर सकती है तो करे, कि वो जो इंडिया ब्लॉक के विधायक हैं उनसे सेकंड प्रेफरेंस का वोट अगर अपने लिए जुगाड़ कर लेती है तो तब फिर टसल बढ़ेगी। फिर उस समय क्या होगा अभी कहना मतलब संभव नहीं है, उचित की बात ही नहीं, अभी संभव नहीं है उस समय क्या होगा कहना ठीक नहीं रहेगा। एक सिचुएशन क्रिएट होता है कि कांग्रेस कह रही है कि हमारा एक सीट पर स्वाभाविक दावा बनता है। जेएमएम की इच्छा है कि वो दोनों सीट रख ले। ऐसे में अगर कोई तीसरा उम्मीदवार उतर आता है, बीजेपी अपना उम्मीदवार न भी दे तो किसी निर्दलीय को, जैसा हम पहले देख चुके हैं, झारखंड में राज्यसभा चुनाव का बड़ा लंबा इतिहास है, आपको पता है और आप बताएंगे भी हम लोगों को, दर्शकों को। तो अगर कोई तीसरा ऐसा कैंडिडेट आ जाता है, परिमल नाथवानी टाइप का, जिसको एनडीए के वोट भी मिल जाए और जो उधर के कुछ वोटों में भी सेंध लगा ले, मान लीजिए कि 28 सीटें, 28 वोट तो जेएमएम के अपने हैं, अपना एक कैंडिडेट उन्होंने जिता लिया, 6 वोट उनके पास बच जाएंगे। और अगर कांग्रेस को सीट मिल गई और ये 6 वोट अगर कांग्रेस को नहीं गए और उसके बदले वो अगर एनडीए के खेमे में आ गए या उस निर्दलीय उम्मीदवार को मिल जाए जिसको एनडीए का समर्थन हासिल हो, तब तो वो जीत जाएगा। नहीं, तब आपको 2024 की ओर लौटना पड़ेगा। 2024 में जब चुनाव हुआ था राज्यसभा का 2 सीटों पे,
तो जिसमें बीजेपी से आदित्य प्रसाद साहू गए थे, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उस जी समय जेएमएम से सरफराज अहमद थे। सरफराज अहमद ने, आपके ध्यान में होगा कि दिसंबर 2023 के अंतिम दिन इस्तीफा कर दिया था विधायक पद से, और उस जी समय हेमंत सोरेन पे ईडी का शिकंजा कसता चला जा रहा था, और तब माना जी जा रहा था कि कल्पना सोरेन को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो गंडे से वो सरफराज अहमद ने इस्तीफा कर दिया था, और फिर जी परिस्थितियां बदली। उसमें कल्पना सोरेन हालांकि उपचुनाव तो जीत गई, लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाई, या हो सकता है जी नहीं भी हो। ये बात थी कि उन हवा में ये बात थी कि कल्पना सोरेन को चीफ मिनिस्टरशिप सौंपी जाएगी। तो जी सरफराज अहमद इस सीट पर जीते थे। इस पे ये रिमार्केबल चीज है। वो सीट खाली हुई जी थी, कांग्रेस के धीरज प्रसाद साहू की सीट थी वो, जी जो धीरू बाबू के नाम से मशहूर हैं। धीरज प्रसाद साहू की वो सीट थी, और धीरज प्रसाद साहू को के लिए लॉबिंग हुई थी, फिर उनको टिकट नहीं मिला, और एक्चुअली वो सीट तो कांग्रेस की थी। जी तो उस समय कांग्रेस ने एक तरह से कहिए कि त्याग किया था, और जेएमएम के सरफराज अहमद सांसद चुने गए थे, राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। तो कांग्रेस का एक दावा तो उसी टाइम का है, एक तो बैकलॉग है इसका, जी एक सीट इसकी। तो इस हिसाब से देखिएगा, जो आपसी सहयोग सहमति से किसी गठबंधन में होता है, तो कांग्रेस की तो एक सीट बैकलॉग चली आ रही है। और अभी जब दो जी सीटें खाली हो रही हैं, और सीटें खाली हो रही हैं, उसमें 16 कांग्रेस के विधायक हैं। तो ऐसी जी स्थिति में मुझको नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, हमको नहीं लगता है। अगर आ ही गया, जी मान लीजिए केस आ गया, आप बोले कि फलाना ढेमाका कोई बाहर से कोई आ जाए, मतलब कभी परिमल नाथवानी आए, कभी धूत साहब हाँ, थे एक हाँ, और धूत धूत एक जी थे, उनके बाद आर के अग्रवाल थे केडी यहाँ के जमशेदपुर। आर के आनंद भी रहे, केडी सिंह रहे। आर के आनंद तो बहुत पहले रहे। तो राज्यसभा की सीटें बाहरी लोगों को दे दी जाती थी। आपके वो जी प्रेमचंद गुप्ता भी थे वहां, हरियाणा वाले। एक बार हाँ हमारी हाँ समझ पूरे इसमें झारखंड बना है, उसके बाद एक बार ही आरजेडी का वो प्रेमचंद गुप्ता जीते थे। तो हाँ भाजपा ने भी बाहरी लाया, भाजपा ने भी दिए उम्मीदवार, मुख्तार अब्बास नकवी गए, हम एमजे अकबर गए। हाँ हाँ गए, तो वो लाए, लेकिन मुझको लगता है कि उस दौर से अब झारखंड उबर आगे चुका है, आगे जी निकल चुका है। अब लोगों में ये हो गया है कि भाई हम अपने लोगों को भेजें, अपने जी मतलब कार्यकर्ता को या नेता को, किसी को भेजें, ये फीलिंग आ चुकी है। और ये फीलिंग आपको, हमको लगता है कि 2014 से आई है, जब वो पवन कुमार धूत और आर के अग्रवाल वाला मामला हुआ था। जबकि जी कितने करोड़, 2.5 या 3 करोड़ रुपए पकड़े गए थे ठीक चुनाव के दिन, और उस दिन चुनाव जी जी होने के बावजूद रिजल्ट नहीं घोषित किया गया था, उसको खत्म कर दिया गया था। फिर हाईकोर्ट में मामला गया था, हाईकोर्ट में प्रदीप कुमार बलमुचू ले गए थे मामला, और उसके जी बाद फिर चुनाव हुआ था। उसके बाद से फिर कोई ऐसी घटना नहीं हुई राज्यसभा चुनाव में। झारखंड के जी ही लोग जाते रहे। ये अलग चीज है कि जो जिनके कैंडिडेट जीतते रहे, भाजपा के या कांग्रेस के या जेएमएम के, तो वो किसको अपना उम्मीदवार बनाते हैं, ये अलग चीज है। इस पे भी अंदरूनी बातें चलती रहती हैं कि इनको नहीं बनाना चाहिए था, उनको बनाना चाहिए था, उनको बनाना चाहिए था, वो अलग चीज है। लेकिन जी मेरी समझ से झारखंड उन परिस्थितियों से अब उबर चुका है, और इनकेस वैसा आ ही जाता है, राजनीति में कुछ भी संभव है, कहना बहुत मुश्किल है, आ ही जी जाता है, तब उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि क्या होगा। जैसे जी कांग्रेस की ओर से अभी राज्यसभा में मेरी समझ से झारखंड से कोई नहीं, एक कोई भी नहीं। आदमी नहीं, कोई नहीं। तो और दूसरी बात की 2024 में कांग्रेस ने एक तरह से कहिए त्याग किया है। वो सीट वर्चुअली कांग्रेस की थी, धीरज प्रसाद साहू की सीट थी। तो जी वैसी स्थिति में हमको नहीं लगता है कि
कोई गेम होगा, अगर हो ही जाएगा तब उस समय पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि ये गेम कैसे हुआ, क्यों हुआ। हाँ, आप कह सकते हैं एक चीज, मतलब सबके मन में आ सकती है अभी अभी आज की तारीख में जब हम लोग बात कर रहे हैं, तब एक है कि नगर निकायों का चुनाव चल रहा है और इसमें जो इंडिया ब्लॉक है वो बिखरा हुआ है, जी प्राय हर जगह पे बिखरा हुआ है। कहीं जी जेएमएम के भी कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के भी हैं, कहीं कहीं आरजेडी के भी हैं, कैंडिडेट्स हैं, जी बिखरा हुआ है। जी तो इसको देख के अगर कहा जाएगा कि राज्यसभा चुनाव में भी यही होगा, तो ये नहीं है। ये नगर निकायों के चुनाव की बात तो अलग है, और राज्यसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जी मतलब प्रकारांतर से हम लोग जब चर्चा कर ही रहे हैं चुनाव पे, तो नगर निकाय का चुनाव तो इस बार मजाक बन के रह गया है, सीधे सीधे मजाक बन के रह गया है। आप देखिए, मतलब इसमें इसके पहले नगर निकाय के चुनाव में मैंने नहीं देखा था कि केंद्रीय मंत्री खुद उतर के आके, दिल्ली से आके, बिहार से आके यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हों, और कभी मतलब सुपरस्टार रही जया प्रदा आके चुनाव प्रचार कर रही हो। ये तो अजीब हो गया है, मतलब अद्भुत लग रहा है। अब मुखिया चुनाव में देखना बाकी रह गया कि क्या होगा। हाँ, मोदी क्यों साहब भी आ सकते हैं। नहीं, अगर मतलब मैं एक किस्सा बताता हूँ जो सार्वजनिक नहीं है, अब डिस्क्लोज करने में कोई हर्जा नहीं है। जी ये 2019 के विधानसभा चुनाव की बात है। जी संताल परगना के दौरे पे था, मैं था, और मेरे साथ एक वरिष्ठ और नामी पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी थे। हम लोग वहां पे चुनाव में पहुंचे थे, और रात में हम लोगों की हेमंत सोरेन से बात हो रही थी। जी और उस समय उसी दिन संजोग से मोदी जी बरहेट में उन्होंने जनसभा की थी, चुनावी सभा की थी, और उसके 2 दिन पहले उन्होंने दुमका में सभा की थी। जी तो एक स्वाभाविक सा सवाल था कि दुमका में कर लिए, और दुमका से बरहेट की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, बगल में ही है समझिए एक तरह से। और वहां भी जी दूसरे दिन जाके, तीसरे दिन जाके चुनाव प्रचार करने का प्रधानमंत्री का क्या तुक बनता है। तो हम लोगों ने ये सवाल किया था हेमंत सोरेन जी से। तो हेमंत सोरेन का कहना यह था कि देखिए, अभी तो उनको सीट दर सीट घुमा रहे हैं, वो दिन बहुत जल्द आएगा जब वो मुखिया के प्रचार में भी आ जाएंगे। तो जी मुझको, मतलब हम लोग, ये एक तरह से दिल्लगी में कही हुई बात थी, कोई बहुत सीरियस बात नहीं थी। लेकिन अब मुझको लगता है कि ऐसा ना हो कि हो ही जाए वो चीज। मोदी जी भले ना है, लेकिन जब जमशेदपुर में केंद्रीय मंत्री आके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, डाल्टनगंज में जयाप्रदा आके चुनाव प्रचार कर रही है, डाल्टनगंज जैसी छोटी जगह में, तो जी मुझको तो बड़ा अजीब लग रहा है कि ये क्या होगा, आगे क्या होगा। अच्छा, और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और राष्ट्रीय पार्टियां की दिल्ली उसको मॉनिटर कर रहा है नगर निकाय चुनावों को, तो ये कह सकते हैं कि हाँ चुनावों के प्रति सीरियसनेस बढ़ा है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल है कि राज्यसभा का चुनाव होता है तब, और विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, तो बात समझ में आती है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी क्या दिलचस्पी हो सकती है। उनकी दिलचस्पी ठीक है, जनसेवा है, जनसेवा के साथ साथ दिलचस्पी है कि उनको खूब बढ़िया पैकेज मिलता है, खूब सुविधाएं मिलती हैं, और आजीवन सुविधाएं मिलती हैं, पेंशन, मोटी पेंशन, सब कुछ मिलता है। नगर निकाय जी चुनाव में क्या दिलचस्पी है, मतलब मेयर को तो 10,000 रुपया मानदेय मिलता है, डिप्टी मेयर को जी 9,000 मिलता है, वार्ड पार्षद को 7,000 मिलता है, और बाकी नगर परिषद और इसमें तो और कम मिलता है। आखिर जो खर्च हो रहा है सब कोई देख रहा है, हालांकि अच्छा, और जितना खर्च बांधा गया है वो भी 5 लाख 7 लाख रुपया क्यों खर्च करना चाहिए, जिसको 7,000 5,000 मानदेय मिलेगा उसके लिए इतने पैसे क्यों खर्च करे। और अगर करता है, उसमें है जनसेवा की भावना है, तो हमारे नगर निकायों का हाल 2008 से यहाँ चुनाव हो रहे हैं, ये चौथी बार चुनाव हो रहा है। तो जी 15 मतलब 17-18 साल हो गए, 17-18 साल में किसी भी शहर की, किसी भी, मतलब इवन राजधानी रांची का उठा लीजिए, न सीवेज सिस्टम ठीक है, न पानी का सिस्टम ठीक है, न सफाई ठीक है।
नहीं आप टैक्सेस का कोई बहुत बढ़िया ये है फ्लो है, तो आखिर आप लोग कर क्या रहे थे, किस लिए आए थे? जो लोग चुन के उसलिए आते थोड़ी हैं आए वो थे करते सर। क्या? कारण क्या करते है हैं, कि देखिए आप नगर निकाय के चुनाव में सुनिएगा तो लोग साफ साफ कहते हैं कि अमुक नगर अमुक जगह का उस नगर निगम का तो सालाना फंड 500 करोड़ रुपए का है। तो 500 करोड़ रुपए में मेयर का कुछ कटमनी होता होगा, तो उस हिसाब से वो लोग उसलिए आते हैं। इसलिए भी जैसे आते हैं कि कुछ वोट, इसलिए भी आते हैं रांची कि इस बार मेयर बन गए तो अगली बार विधानसभा के उम्मीदवार बन जाएंगे। मैंने तो इसलिए आते हैं, वो राजनीतिक राजनीतिक कैरियर बनाने आते हैं, वो कोई हमारी आप आपकी भलाई के लिए। और आप आप ये देखिए कि 17 साल में जो लोग चुनाव में खड़े हुए और जीते या हारे, उसमें से जी, कितने लोगों को विधानसभा का टिकट मिला? मेरी समझ नहीं से मिला शायद पर वो एक सीढ़ी तो बन जाती है ना। जैसे आशा लकड़ा बनी थी, दावेदार भी बन गई थी लगभग, लेकिन अब कुछ कारण हुए जो उनको किनारे कर दिया गया। लेकिन आशा लकड़ा तो एक प्रबल दावेदार थी, नाम बन उनका चलता ही रहता था। कई जगह जिला परिषद अध्यक्षों को विधायक का टिकट मिल गया। जमशेदपुर में संजीव सरदार है, जिला परिषद सदस्य हुआ करते थे जेएमएम के, टिकट मिल गया उनको, विधायक बन गए। ऐसे बहुत कौन सारे जिला परिषद के लोग। संजीव सरदार जो जेएमएम के, जो इसके पोटका के विधायक थे, बहुत कम, वो बहुत जिला परिषद के गिनती गिनती के लोग हैं। मतलब सबसे बड़ा रांची नगर निगम है ना। रांची नगर निगम में नगर देखिए निगम आप, नगर निगम वालों को दिक्कत है, जिला परिषद वालों को टिकट मिल जाता है, गांव देहात के लोग होते हैं ना, वहां टिकट मिल जाता है। नगर में बहुत सारे समीकरण काम करते हैं, तो इसलिए सिर्फ मेयर जितना काफी नहीं, पर एक इच्छा रहती है। और दूसरा एक राज्य, मतलब उस शहर का प्रथम नागरिक हो जाता है मेयर, तो मेरा प्रोटोकॉल में सबसे ऊंचा हो जाता है उस शहर में। मेरा तो ये मानना है कि इन लोगों को जो सरकार मानदेय देती है 10,000 या 9,000 7,000 रुपए, वास्तव में ये जी, हास्यास्पद है, बिल्कुल हास्यास्पद है, कहिए लज्जास्पद है। इनको देना चाहिए। सवाल है कि आप देखिए, जैसे आपका रांची नगर निगम है, धनबाद नगर निगम है, जमशेदपुर का है, इन इलाकों में देखिए रांची नगर निगम जो है उसमें 3-4 सीटें आती हैं विधायकों की, विधानसभा की 3-4 जी, सीटें आती। धनबाद में 2 आती हैं, 2 पूरी और 2 आधी, मतलब 3 सीटें आती हैं। और जो वहां से जी, विधायक जी जाता है उसको आप क्या देते हैं, और जो वहां का मेयर होता है उसको क्या सुविधा मिलती है? तो शायद उनको इनडायरेक्टली छूट दी जाती है कि भाई आप फंड का उपयोग करिए, उपयोग दुरुपयोग सदुपयोग जो हो करिए, और तो कोई वैसा है नहीं। तो जी, इनको अच्छा पैकेज मिलना चाहिए। और जब विधायकों को और सांसदों को आजीवन पेंशन की सुविधा मिलती है, तो मेयर को या बाकी लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो भी तो चुनाव जीत के आते हैं। और फैक्ट है कि फील्ड में काम वही करते हैं। विधायक और सांसद फील्ड में कितना काम कर पाते हैं? जी, जितना काम जिला परिषद अध्यक्ष और सदस्य और उपाध्यक्ष और इधर मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद करते हैं, उतना वो डायरेक्टली तो नहीं करते हैं। और इनका एरिया भी बड़ा होता है। वार्ड काउंसलर का जी, और जिला परिषद सदस्य का, या सॉरी इसका नगर परिषद सदस्य का देखिए तो ठीक है, उनका थोड़ा छोटा होता है। लेकिन बाकी लोगों का तो, मेयर का और अध्यक्ष का तो बहुत बड़ा एरिया होता है। उनको क्यों नहीं ये सुविधा मिलनी चाहिए? जी, ये मिलनी चाहिए। तो प्रकारांतर से बात में हम लोग, लगता है मैंने ज्यादा लंबा खींच दिया, लेकिन राज्यसभा चुनाव में मुझको कहीं से अब भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। स्थितियां हैं जैसे आप देख कि पिछले 3-4 महीनों में बार बार उठता है कि हेमंत सोरेन भाजपा के साथ जा रहे हैं। जी, ये बार बार सवाल उठता रहा है। कुछ लोग अभी इस पे भी उठा रहे हैं, जैसे अभी राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, अभी तो विधानसभा चल ही रही है, उसमें नहीं कोई मैं उसी संशोधन पर आ रहा था। मैं वही आ रहा था कि मान लीजिए, ठीक है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का एक सीट पर स्वाभाविक दावा बनता है, पर दावा तब बनता है जब आप बराबरी की मुद्रा में हो। हेमंत सोरेन आज की तारीख में जिस स्थिति में है राज्य में, जी अगर वो नहीं देंगे जी तो जेएमएम के पास, इसका कांग्रेस के पास क्या विकल्प है? कांग्रेस क्या कर लेगी? अगर हेमंत सोरेन, जैसे उनको बिहार में सीट नहीं दिया गया, फिर भी उन्होंने आरजेडी को यहाँ बना के रखा, मंत्री है हाँ। उनका एक बना हुआ। यहाँ वो राज्यसभा सीट नहीं देंगे कांग्रेस को, तो क्या बिगड़ जाए? कांग्रेस के पास ये ऑप्शन भी नहीं है कि वो समर्थन वापस ले ले। नहीं नहीं वापस लेगी ऐसा तो करेगी क्या? नहीं नहीं, और सवाल है और कि ये बातें इसलिए,
हाँ, और आप ये जो कह रहे हैं कि नहीं भाजपा के साथ जा सकते हैं, भाजपा के साथ जाए न जाए, केंद्र के नजदीक जाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं वो। एक जो केंद्र के एक जो एक अभी अभी जो सीधे सीधे कन्फ्रंट कर रहे थे, सीधे सीधे केंद्र से टकराव ले रहे थे और कहते थे कि एक ढेला तक हम बाहर नहीं जाने देंगे। अब वही सरकार राज्यपाल के मुंह से अगर बड़ा भाई कहलवा रही है केंद्र सरकार को, तो ये कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि दोनों के बीच कुछ सामंजस्य बन रहा है। देखिए, जब आप राज्य सरकार चलाते हैं तो केंद्र के साथ जी आपको सामंजस्य रखना होगा। सामंजस्य मतलब अभी की स्थिति में पूरे भारत में देखें, पूरे राज्यों में, तो उसमें एक विषय आ सकता है और आता भी है कि केंद्र से सीधे टकराव की स्थिति में बंगाल में ममता बनर्जी हैं, टीएमसी, उससे ज्यादा जी टकराव करने वाला अभी कोई नहीं। लेकिन क्या राज्य और केंद्र के सवालों पे क्या वो टकराव बना रहता है? नहीं बना रहता है। जो अंदर का होता है, राज्य को केंद्र से मदद लेनी होती है और केंद्र की जवाबदेही बनती है देने के लिए। ये अलग चीज है कि किसको कितना ज्यादा दे देता है और किसको कम देता है, अलग अलग कारण, वो भी कारण बताकर, कोई न कोई लोकना लगाकर कि आपका उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिला तो आपका ये काम सही नहीं हुआ, या दौड़ाएगा भी इस बार, तो वो होता है। लेकिन केंद्र से हेमंत सोरेन जब उनपे डायरेक्ट आता है, जब जैसे आपने देखा 2023 में, 2024 में, जब उन पर डायरेक्ट आक्षेप आया और उन पर ही उनको ही कसा जाने लगा, तब वो कन्फ्रंटेशन की स्थिति में आए थे। अदरवाइज चाहे आप देखिए कोरोना का पीरियड हो या 2019 के बाद जब वो सत्ता में आए, 2019 में, 19 में तो लास्ट में ही आए थे, आते ही कोरोना का सामना हो गया था, तो उस समय बहुत कन्फ्रंटेशन की स्थिति नहीं थी। टेक्निकली तो एक तरह से 20 में ही आए थे, दिसंबर में चुनाव का रिजल्ट ही आया था लास्ट। भाई भाई, तो जी वो उस समय वो बहुत टकराव की स्थिति नहीं थी। जब तक पर्सनल लेवल पे नहीं अटैक किया जाता है, तब तक केंद्र से राज्य को तो सामंजस्य बनाकर चलना पड़ेगा, तय बात। और जी बड़े भाई की जो संज्ञा दी गई, तो अब आप ये भी कह सकते हैं कि उधर से राज्यपाल के माध्यम से कहलाया गया बड़े भाई, और इधर से बीजेपी ने कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं दिया। दो चीजें हैं। जी तो इससे बिल्कुल इससे आप ये कह सकते हैं कि परिस्थितियां बता रही हैं कि उधर की ओर इनका रुख ज्यादा है। लेकिन जी सवाल है कि जब तक, दो चीजें हैं, जब तक केंद्र के साथ कोई, मतलब केंद्र यानी बीजेपी, बीजेपी के साथ इनका कोई टाई अप नहीं हो जाता है, पक्का टाई अप नहीं हो जाता है, तब तक तो ये इनको सरकार चलानी है और कांग्रेस के और आरजेडी और वाम दलों के साथ ही चलानी है। तो वैसी स्थिति में ये दोनों सीटें ले ही जाएंगे, अड़ जाएंगे कि नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए कि जब गठबंधन होता है तो गठबंधन के कुछ धर्म होते हैं, और उस धर्म में आता है कि दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। रखते इसी ख्यालात के तहत 2024 में कांग्रेस ने अपनी सीट इनको सौंप दी थी, जिसपे सरफराज अहमद चुन के गए। तो मैं फिर कह रहा हूं कि एक तो उनका बैकलॉग ही चला रहा, और यहाँ जो दो सीटें जीतने की स्थिति बनती है, उसमें दूसरी सीट पे जेएमएम के पास तो 6 ही विधायक है ना, चाहिए 28। तो जी दोनों तो अगर कांग्रेस को नहीं देंगे तो अपना दोनों कैसे निकालेंगे? तब तो एक ही चीज बनती है कि पूरा एनडीए इनका समर्थन करे। 24 का वही मैं 24, कह रहा 24 का था कि तो अगर तो बीजेपी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग बन रही है तो अच्छी संभावना बन सकती है। नहीं, अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब कांग्रेस से खत्म करना है। दो ही चीज है, केवल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तब फिर होगी कि कांग्रेस को हटा देना है अपने पास से, उसको खत्म कर देना है, कांग्रेस को, आरजेडी को, वाम दलों को, तीनों को खत्म कर देना है, उनसे संबंध तोड़ लेना है। अगर तोड़ लेंगे तब अलग बात है, लेकिन वो परिस्थितियां अभी नजर आती नहीं है। सवाल है कि वो तोड़ लेंगे भी तो इससे हेमंत सोरेन या जेएमएम को फायदा होगा या नुकसान होगा इन द लॉन्ग रन। राजनीति कोई 2 साल 4 साल की तो होती नहीं है, लंबे टर्म की राजनीति होती है। और 2019 से लेकर 2019 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में हेमंत सोरेन ने अपनी जो पर्सनैलिटी डेवलप की है, एक पॉलिटिकल फिगर बने हैं। और फैक्ट यह है कि शिबू सोरेन के जो स्टालवार्ट नेता थे, शिबू सोरेन के रहते जितनी सीटें आती थी उससे ज्यादा सीटें लेके आ रहे हैं।
इसको और बढ़ाना है या कायम रखना है, दो परिस्थितियां हैं, बढ़ाना है या कायम रखना है, नीचे नहीं जाना है। अगर इसको कायम भी रखना है तो क्या बीजेपी की संगति पकड़ने के बाद वही स्थिति रहेगी कि वो खराब हो जाएगी? ये गुना भाग होगा, यही गुना भाग करके न बीजेपी के साथ जाएंगे, या ये जाएंगे कि हमको 2029 तक वहां से फंड मिलेगा, हम काम करेंगे और चुनाव के टाइम में फिर कांग्रेस में वापस आ जाएंगे, या हम बीजेपी के साथ ही लड़ेंगे। दो ही परिस्थितियां होती है। एक रणनीति ये हो सकती है कि एक रणनीति ये हो सकती है कि ठीक है, बीजेपी के साथ हम सीधे नहीं जाएंगे, पर हम ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर बनाएंगे कि हम बीजेपी के भी नजदीक रहें, अपनी गठबंधन की सरकार भी चलाते रहें। और अभी आप जिस तरह से देखा, अभी जैसे नगर निकाय के चुनावों में, हाँ ठीक है, अभी जैसे जेएमएम अपना स्ट्रेंथ तोड़ रहा है, 2-3 जगह उन्होंने मजबूत उम्मीदवार दे दी, जैसे चंद्रशेखर अग्रवाल चले गए धनबाद वाले। हाँ तो अब हेमंत सोरेन को अब लग रहा है कि गांवों में जितना विस्तार उनको करना था वो कर चुके, लेकिन जब तक शहरी सीटों पर उनका अगर असर नहीं बढ़ेगा, तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अकेले दम पर कभी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आएगा। तो अगर हेमंत सोरेन विजन 2050 लेके चल रहे हैं, तो उनके मन में तो ये भी होगा कि हम अपनी बहुमत की सरकार भी लेकर आए, तो उनको शहरों में भी वोट चाहिए। हेमंत सोरेन जिस तरह से, हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो बनाया था, जिस तरह से लगातार मंदिरों में जा रहे हैं, वो भी उनका जो 2019 में जब सरकार बनाकर आए थे, उस समय जिस तरह के बयान देते थे वो कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और हार्वर्ड, उन्होंने जाके हार्वर्ड में बोल दिया। अब देखिए, अब बोल कुछ नहीं रहे उस मामले पर, लेकिन अब मंदिरों में जा रहे हैं। ये एक जेस्चर जो दिखाता है कि मैं हिंदू विरोधी नहीं, या मैं भी धार्मिक व्यक्ति हूँ। तो ये कहीं ना कहीं जी, हिंदू विरोधी पहले भी नहीं थे, ऐसा नहीं है कि ये था हिंदू विरोधी थे, हाँ, लेकिन ये नहीं है कि वो ट्राइबल मैसेज दिया गया ना, जब उनका ये बयान आया कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो इसी बीजेपी वाले और संघ वाले इकोसिस्टम ने तो कहा कि ये आदिवासी हिंदू नहीं है, क्या मतलब क्या है? तो ये सवाल का जो जवाब बिना कुछ कहे दे रहे हैं, तो मुख्य बात तो यही है, झारखंड में स्पेशली ट्राइबल क्षेत्र में मुख्य बात तो यही है कि ट्राइबल हिंदू हैं या नहीं है। ट्राइबल अपने आप को हिंदू मैक्सिमम ट्राइबल नहीं मानते हैं, मैक्सिमम ट्राइबल नहीं मानते हैं, और जो गतिविधियां हैं, जिस ढंग की बातचीत होती है, बीजेपी हो या आरएसएस हो, ये उनको हिंदू कहने पे आमादा रहते हैं। बस अंतर यही है, और यही कहने का, और कुछ और जो 2014 से 19 का कार्यकाल था, उस समय की कुछ घटनाएं ऐसी थी कि जिसके चलते आदिवासी बीजेपी से पूरी तरह से कट गया। उसका परिणाम सामने है कि जो 5 लोकसभा की सुरक्षित सीटें हैं, 5 की 5 बीजेपी गंवा बैठी, 28 जो विधानसभा की सुरक्षित सीटें हैं, एक तरह से 28 गंवा बैठी। जो एक सीट लाई भी है वो जेएमएम से आए हुए चंपाई सोरेन की है, और वो उनकी व्यक्तिगत है, वो बीजेपी के चलते मेरी समझ से नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन को अभी जो कह रहे हैं, जो गतिविधियां हैं, उसमें मुझको अब भी कोई संभावना नजर नहीं आती है कि वो उधर की ओर जाएंगे। हाँ ठीक है कि झारखंड आर्थिक रूप से क्राइसिस वाला राज्य रहा है, और बिना केंद्र के मदद के ये चल नहीं सकता है, मुश्किल है। झारखंड ही नहीं, प्राय सभी राज्य, इसलिए कि प्राय सभी राज्यों में केंद्रीय योजनाएं भरपूर चलती हैं, और वो केंद्र से ही पैसे मिलने हैं, आपको केवल स्टेट शेयर देना होता है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा कि कोई इस पे, जो राजनीति क्षेत्र के जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो रिसर्च करें कि पूरे देश में स्टेट की कितनी योजनाएं चलती हैं, हर स्टेट में केंद्र की योजनाओं की ही भरमार रहती है, और उसके चलते स्टेट मतलब फ्लोरिश भी करता है। लेकिन सवाल है कि आपके पास मैचिंग ग्रांट स्टेट का जो होता है वो है कि नहीं है, इसी में लोग परेशान हो जाते हैं। तो हमको अब भी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लगता है कि कोई परिस्थितियां विशेष आने वाली हैं, लेकिन अब अंतिम समय में कुछ हो जाए तो अलग चीज है। और सवाल है कि हेमंत सोरेन क्या बिना कांग्रेस के सपोर्ट के जेएमएम की दोनों राज्यसभा की दोनों सीटें जेएमएम के नाम कर सकते हैं? पहला सवाल ये नहीं, मतलब संख्या बल के हिसाब से ये वायबल नहीं लगता है। नहीं लगता है तो दूसरी सीट किसको दे देंगे? आखिर दूसरी सीट आखिर किसको दे देंगे?
चूंकि जेएमएम अब दिल्ली या बाहर के प्रत्याशियों से पीछा 2014 के बाद से छुड़ा चुका है, और जो जेएमएम की बदनामी होती थी राज्यसभा सीटों को लेकर इसी कारण, इसी विषय पर, तो उसी विषय को क्या फिर हेमंत की जो राजनीतिक छवि बनी है वो बाहर से किसी को लाके क्या अपनी वो छवि धूमिल करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से इतने ये तो वो नहीं करने वाले हैं, इसलिए कि उनको पर्सनैलिटी बनानी है। और तो उसमें मुझको कुछ वैसा नहीं लगता है। हाँ, एक ही चीज हो सकती है कि बीजेपी अगर कोई गेम करे, गेम मतलब गलत अर्थ में नहीं, सही अर्थ में, अगर वो इधर से सेकेंड प्रायोरिटी की बहुत सारी वोट अपने नाम हासिल कर सके तो थोड़ा गेम बदलने का चांस आएगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। और या इधर से कुछ लोगों को एब्सटेन करा देवे तब ये संभव है। इधर से कुछ लोगों को एब्सटेन करावे और सेकंड प्रायोरिटी का वोट अपने नाम लावे तब कुछ संभव है, लेकिन ये बहुत आसान नहीं होगा, ये बहुत आसान नहीं होगा। इसलिए कि 2014 में जो कांड हुआ था और पूरे देश में जो भद्द पीटी थी, उसके बाद से यहाँ के राजनेताओं ने, वो चाहे जिस किसी भी दल के हों, उन लोगों ने अभी तक तो तौबा कर ली है। अब आगे क्या करेंगे? तो 2014 के बाद मेरे ख्याल से 2014 के बाद मेरे ख्याल से एक वो आए थे, क्या नाम, जो केंद्र में मंत्री बने थे। 2014 के बाद तो आपके मुख्तार अब्बास नकवी भी बने थे और एमजे अकबर भी बने थे। वही दो, बीजेपी नहीं किया था, इन्हीं दो को किया था, इधर से तो नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो अप्रोर हुआ तो देख रहे हैं कि जमीन से उठा के लोग, वो चाहे प्रदीप कुमार वर्मा हो, चाहे अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ये हो, आदित्य साहू हो, चाहे दीपक प्रकाश हो, इन लोगों को तो ये भेजने लगे हैं, इन्होंने तो शुरू कर दिया वो। तो उस चीज को अब बीजेपी के पास भी एक बात और है, 2014 में आप गौर करेंगे कि 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी यहाँ पे, तो ये दिल्ली से ले आए। लेकिन अभी यहाँ बीजेपी मतलब लोग बोलते हैं कि बहुत खराब स्थिति में है, लेकिन बहुत खराब स्थिति में नहीं है। 2009 में यही बीजेपी है 18 सीट लाई थी लोकसभा चुनाव, अभी तो 21 सीटें हैं, लेकिन विधानसभा में 18 सीटें ही मैक्सिमम सीटें थी। जेएमएम के पास भी 18 थी, बीजेपी के पास भी 18 थी। हाँ, बीजेपी के पास भी। हाँ, ये तो चुनाव ही पूरा उस समय गड्ढमड था। बाबूलाल मरांडी 11 सीट ले आए थे। तो ऐसी स्थिति में मुझको नहीं लगता है कि बीजेपी भी कोई रिस्क लेगी बहुत ये करने का, चुनाव को इधर उधर करने का। हाँ, हो सकता है यहीं का कोई कैंडिडेट दे, झारखंडी कोई कैंडिडेट दे, और देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनके पास क्लियर कट मेजॉरिटी है तो हम खाली छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं चाहिए, देना चाहिए, दे के उनको आजमाइश करनी चाहिए। लेकिन किस हद तक फिर वो इधर सेंधमारी कर पाएंगे इस पे निर्भर करेगा। इसलिए कि देखिए, इनके पास कांग्रेस के लोग तो टूट के जाएंगे नहीं, आरजेडी भी जाने का चांस नहीं है, और वाम दल वाले तो जाएंगे भी नहीं। तो कौन जाएगा टूट के? सवाल है कौन टूट के बीजेपी के पास जाएगा, इस पे डिपेंड करेगा। और जाएगा तो उसके बाद फिर सरकार में उसकी क्या स्थिति रहेगी? जाएगा तो फिर एक दिन न वोट देगा, उसके बाद वोट देने के बाद तो फिर उसको इसी महल में लौट के आना है। इस माहौल में लौटेंगे तो उनका क्या पोजीशन रहेगा? तो मुझको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है, और अगर हो जाएगा तो ये कहा जाएगा कि एक आश्चर्यजनक घटना हुई और गजब की कूटनीतिक चाल चली गई, रणनीतिक चाल चली गई। अदरवाइज मुझको लगता है कि एकदम क्लियर है, क्लियर मैंडेट इनके पास है राज्यसभा के लिए, 2 सीटों के लिए। अब 2 सीटों में एक कांग्रेस को देंगे कि नहीं, जो आपने सवाल उठाया, मेरे ख्याल से देना चाहिए, जो गठबंधन धर्म है। इसलिए कि 2024 में इसी शर्त पे कांग्रेस तैयार हुई थी ना भाई, कि 2026 में आप हमको मौका देंगे। 2024 में कोई वैसी विशेष परिस्थितियां तो थी नहीं। सरफराज अहमद को कांग्रेस अपनी सीट दे दे, तो अपनी सीट देने का मतलब है कुछ न कुछ था, कुछ जो वो है वो 2026 में प्रतिफलित होगा, सामने आएगा। अगर इसके बाद भी अगर कोई उसके साथ कोई गड़बड़ हो जाती है
तो फिर तो मेरे ख्याल से गठबंधन बचेगा ही नहीं, फिर तो गठबंधन नहीं बचेगा। नहीं बचेगा तब जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाएंगे, तो वो अभी बहुत मुझको वाइबल नहीं लग रहा है। बीजेपी के साथ अगर जाता है जेएमएम, तो राजनीतिक तौर पे बीजेपी को फायदा होगा, जेएमएम को नुकसान होगा इन द लॉन्ग रन। ये तो सब कोई जानता है, जो गणित है, वोट का जो गणित है, उसमें सब कोई जानता है कि इसमें अल्टीमेटली बीजेपी को ही नुकसान, जेएमएम को ही नुकसान होना है। तो जेएम हेमंत सोरेन वैसा कोई क्यों करें? अभी कुछ खास तो है नहीं। अच्छा, और ऐसा भी नहीं है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के मंत्री हैं, वो कुछ इधर उधर कर रहे हैं, सब तो उनके इशारे पे ही चल रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? हाँ बिल्कुल, तो कांग्रेस के मंत्री लगता नहीं है कि कांग्रेस के मंत्री, आप कभी भी देखेंगे मुख्यमंत्री खड़े रहते हैं तो उनके दाएं बाएं दोनों तरफ कांग्रेस के ही मंत्री खड़े रहते हैं। और एकदम चुप शांत भाव से खड़े रहते हैं। जेबीएम वालों को तो बेचारों को तो मौका भी नहीं मिलता है मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाने का। तो ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से वैसा होना नहीं चाहिए। अब हो ही जाएगा तो फिर होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, मतलब एक तो संभावनाएं अनंत है, राजनीति में तो संभावनाएं बनती रहती हैं, आकलन होते रहते हैं, लेकिन जो स्थिति आपको लग रही है कि अभी राज्यसभा चुनाव में कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होने जा रहा है। नहीं है, मुझको नहीं लगता। देखना होगा कि अब उलटफेर नहीं होगा तो उम्मीदवार कौन बनेंगे। जेएमएम में तो उन हेमंत सोरेन की बहन का नाम चल रहा है और मुझे लगता है कि उन्हीं को मिल भी जाएगा, क्योंकि बाकी किसी को देने पर तो बहुत सारी खेमेबाजियां होने लगती हैं, बहुत सारे कैलकुलेशन। और वो तो कांग्रेस में वो तो उड़ीसा में पार्टी की अध्यक्ष भी है ना। हाँ हाँ, तो दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उन्हीं का नाम फिलहाल चल रहा है। और कांग्रेस का देखना होगा, कांग्रेस और सोरेन परिवार में ले दे के वही बच गई है, बाकी लोग तो संसदीय सीटों पे आ ही गए हैं। कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई कुछ है, सब तो हो ही गया है, ले दे के वही बची हुई है। और तो एक सीता उनको सोरेन है जो पार्टी में ही नहीं है। नहीं, तो सीता सोरेन विधायक रह चुकी है ना भाई, 3 बार, 3 टर्म तो 3 बार रह वो चुकी है। राज्यसभा के चुनाव में लाभार्थी भी रही थी, मुकदमा चल रहा है उनके ऊपर। अभी तो चल ही रहा है, अभी तो चल ही जी। अब कांग्रेस को देखना होगा, कांग्रेस में ज्यादा माथापच्ची होगी क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग हैं। धीरज साहू खुद भी हैं, प्रदीप बलमुचू हैं, फुरकान अंसारी टाइप के लोग भी अभी तक उम्मीद पाले हैं कि कुछ ना कुछ बन जाएंगे। फुरकान अंसारी तो हमको लगता है कम, और इरफान अंसारी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं उस टाइम में। लेकिन उनकी मुझको कोई उम्मीद नहीं है। हमको लगता है कि कांग्रेस देगी तो धीरज प्रसाद साहू को ही देगी, जो मेरा अंदाज है। अब देखिए क्या होता है। हालांकि बलमुचू भी लगे हैं, पूरी जीवदान से लगे हैं कि इनको टिकट मिल जाए। हाँ, लगे हुए लेकिन हैं। अब एक बार रह चुके हैं, अब देखना होगा मिलता है कि नहीं मिलता है। हालांकि ऐसे बाकी हिसाब किताब से देखें तो धीरज साहू ज्यादा मजबूत नजर आते हैं, बाकी उनका संपर्क व्यवहार भी बढ़िया है। तो चलिए, इस वीडियो में एक चीज की तो क्लैरिटी हो गई कि 28 सीटें चाहिए एक राज्यसभा सांसद को चुनने के लिए, अगर 81 सीटों पर मतदान होता है तो। और फिलहाल जो स्थितियां दिख रही हैं उसमें कोई बहुत बड़ा तनाव या बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होने जा रहा है। जेएमएम अपने पास एक सीट रखेगा, हो सकता है एक सीट कांग्रेस को दे दे, और भाजपा के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। लेकिन राजनीति में कुछ स्थायी भी नहीं होता है, रातों रात खेल भी हो जाता है। और राज्यसभा के चुनाव में तो राजनीतिक समीकरणों के अलावा सूटकेस भी बड़ा काम करते आए हैं। हाँ, सूटकेस बड़ा काम करता है, ये तो चलता है। अब तो राज्यसभा का जब चुनाव सामने आएगा तो और चीजें स्पष्ट होंगी, तब और चर्चा करेंगे। सर, आप आए हमारे साथ और आपने बहुत सारी चीजों पर विस्तार से जानकारियां दी, हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आई होंगी। तो अगले वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए और शाम किशोर चौबे सर को धन्यवाद देते हुए विदा लेते हैं। नमस्कार।